चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये चीजें हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। चलिए जैसे अभी हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक हम देख चुके थे। अब यहाँ पर एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस and does not penetrate throughout the surface to the bulk of the adsorbent. एड्सॉर्बेंट ये वो मटेरियल है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। जैसे ये मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड बॉक्स है, इसके सरफेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल या मॉइस्चर या गैस पार्टिकल इसके ऊपर आकर बैठ गए हैं। ओके, तो जो जाकर बैठता है, सेटल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट। और जिसके ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट। ओके, तो यहां पर ये एड्सॉर्बेंट है और ये जिसके जो पार्टिकल जाकर बैठे उसको कहते हैं एड्सॉर्बेट। तो ये सॉलिड सरफेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये इसके ऊपर आकर सेटल हो गया है, ठीक है, बट इट इज नॉट इनसाइड द बॉक्स या इनसाइड दिस मटेरियल, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। जैसे आपने स्पंज लिया है, अगर आप स्पंज लेते हैं और स्पंज में आप देखेंगे इनसाइड पोर्स होते हैं, मतलब अगर आपने स्पंज लिया तो उसके अंदर पोर्स है, बहुत सारे एम्प्टी पोर्स होते हैं, एम्प्टी पोर्स। अगर इस स्पंज को आप पानी में डाल देते हैं तो देयर आर लार्ज एम्प्टी गैप्स पोर्स इनसाइड द स्पंज। तो स्पंज को जब आपने पानी में डाला और निकाला, नाउ वाटर विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मटेरियल। इस स्पॉन्ज के मटेरियल में पूरी तरफ सब जगह जहां जहां एम्प्टी स्पेस है पानी वहां जाकर बैठ जाएगा। इट इज कॉल्ड बल्क फेनोमेना। क्या कहते हैं इसको? बल्क फेनोमेना। तो बल्क फेनोमेना जो होता है ये एब्जॉर्प्शन होता है। सो इट इज अ बल्क फेनोमेना एंड इट इज द सरफेस फेनोमेना। ये दोनों में डिफरेंस है यहां पर। ओके, नाउ लेट कंसीडर let what happen when a chalk is stick is dipped in ink। चॉक होता है जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसको अगर आपने इंक में डुबोया और निकाला तो चॉक के अंदर भी एम्प्टी पोर्स, एम्प्टी स्पेस है, उसमें इंक अंदर चला जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। द सरफेस ऑफ द चॉक रिटेन द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द कलर्ड मॉलिक्यूल। लेकिन उसी को ये आप देखेंगे, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to absorption। जो अंदर की तरफ गया है इंक, उसको हम कहेंगे, यहां पर क्या रेफर करेंगे हम? एब्जॉर्प्शन। और सरफेस के ऊपर जो बैठा है चौक के, हम उसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन। मतलब ये चौक है, ओके, इनसाइड इंक पार्टिकल, इंक मॉलिक्यूल जाते हैं, इट इज एब्जॉर्प्शन। और जो सरफेस के ऊपर रहते हैं हम इसको कहेंगे एडसॉर्प्शन। ओके, चलिए ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मेक अ नोट। क्या बोलता है? द प्रोसेस इन विच बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड Sorption। A gas on a zeolite etc। जियोलाइट एक मटेरियल है जिसको हमने एस ब्लॉक में देखा था, उस पर गैस एडसॉर्ब भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। तो अभी चॉक का एग्जांपल हमने देखा, तो पहले हमने क्या देखा? अगर स्पंज के अंदर पानी चला गया है तो इट इज एब्जॉर्प्शन। सॉलिड सरफेस पर मॉलिक्यूल आकर सेटल हो रहे हैं, एडसॉर्प्शन। लेकिन चॉक का अभी एग्जाम्पल देखा, इंक में डिप करके निकाला उसको, तो इनसाइड भी गया है इंक और सरफेस के ऊपर भी एडसॉर्ब हुआ है। तो यहां दोनों प्रोसेस एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब साथ में होते हैं तो इसको कहा जाता है जॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसको? जॉर्प्शन। ओके,
चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल है। ओके, थोड़ा इसको मैं इधर अलग कर दूं। ये एडसॉर्बेंट है, मतलब कोई मटेरियल सॉलिड जो पर्पल कलर से आपको नजर आ रहा है, और ये एडसॉर्बेट है। एडसॉर्बेट ये रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, एडसॉर्बेट, और ये एडसॉर्बेंट। थोड़ा स्पेलिंग का प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, adsorption arises because surface particle of adsorbent are not surrounded by the atoms of the molecule of their same kind on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces which are responsible for the attraction। मैं थोड़ा इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सरफेस है, यहां पर ये एक सरफेस है, और ये सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, जो कि किसके मॉलिक्यूल, एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ सरफेस, मतलब हम इसको कहेंगे ये एडसॉर्बेंट मटेरियल है, मतलब जिससे एडसॉर्बेंट बना है, जिससे ये सॉलिड सरफेस बना है। तो ये जो सॉलिड सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स हैं, दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल द साइड। ओके, बट अपर एरिया इज एम्प्टी। जो ऊपर का पार्ट है, ये एरिया क्या है, यहां पर एम्प्टी, ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो अपने इंटरैक्टिव फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, जैसे इधर तो मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किया, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किया, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किया, लेकिन सरफेस के ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट करने वाले भी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं है, जिस वजह से वो अपने इंटरैक्टिव फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ऊपर से आने वाले पार्टिकल को अपने ऊपर अलाउ करता है कि वहां पर एड्सॉर्प्शन करे। ठीक है, यानी ये जो आने वाला है, ये कौन है, एड्सॉर्बेंट, सॉरी एड्सॉर्बेट। ये कौन है, एड्सॉर्बेट। तो ये एड्सॉर्बेट को आने के लिए अलाउ कर रहा है, समझा आपको, मतलब जो ये कौन है, एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेंट सब तरफ से अट्रैक्टेड है, लेकिन ऊपर की तरफ से खाली है, तो इसलिए वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को अलाउ करता है और इंटरैक्टिव फोर्सेस से उसको अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से सॉलिड के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स आकर बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैकेनिज्म हुआ इसका, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ये इमेजेस का प्रॉब्लम है, तो एडजस्टमेंट थोड़ा, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो है, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी which appears as a heat, therefore it is an exothermic process, delta H is negative। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल, इवन स्मॉल एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जब भी दो पार्टिकल्स अप्रोच होते हैं, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या होता है वहां पर, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। जब भी दो पार्टिकल नजदीक आते हैं, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, रिमूवल ऑफ एनर्जी। ओके, हीट बाहर निकलता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेफिनेटली हम जो बात कर रहे हैं कि किसी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल आकर बैठ रहा है, तो सॉलिड खुद एक पार्टिकल है यहां पर, जो उसके जिससे वो मटेरियल बना है, यानी ये एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, दोनों जब नजदीक आएंगे, डेफिनेटली देयर विल बी रिमूवल ऑफ हीट। सो इससे हमको पता चला इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मींस डेल्टा एच इज नेगेटिव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इंथैल्पी, डेफिनेटली व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब्ड, द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो ये हमने कई बार पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो रैंडमनेस ज्यादा है, तो एंट्रोपी ज्यादा है, लेकिन मॉलिक्यूल जब नजदीक आते हैं तो एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज। जितना ज्यादा रैंडमनेस, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हमने, पार्टिकल जितने दूर दूर रहेंगे,
रैंडमनेस ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है। ये मॉलिक्यूल जब नजदीक आएंगे तो एंट्रोपी कम है, जैसे सॉलिड में आइस में एंट्रोपी कम है, लेकिन गर्म करेंगे तो वाटर बनेगा, दूर जाएंगे एंट्रोपी बढ़ रहा है, गैस बनेगा एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो नजदीक आने पर एंट्रोपी कम होगा। तो वैसे ही जब एड्सॉर्बेंट के पास आएगा, इस पर आकर वो सेटल हो रहा है, तो डेफिनेटली एंट्रोपी कम हो रहा है, एंट्रोपी कम हो रहा है मतलब निगेटिव, तो इंथैल्पी निगेटिव है, एंट्रोपी भी निगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, बट एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स एनर्जी मस्ट बी निगेटिव। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप कहीं भी किसी सॉलिड पर कुछ पार्टिकल्स को छोड़ दो, वो आकर उसके ऊपर सेटल होना शुरू हो जाते हैं, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जहां स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, वहां डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है, डेल्टा जी विल बी निगेटिव। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो इट इज पॉसिबल व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड टी डेल्टा इज नेगेटिव, then it will become positive. As the adsorption proceed, delta H become less and less negative. Ultimately, delta H becomes equal to T delta S and delta G becomes zero. At this state, equilibrium is attained. ये पॉइंट हमने इक्विलिब्रिया चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। अगर ये डेल्टा H निगेटिव है तो दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ठीक है डेल्टा एच पॉजिटिव है या मिनिमम है और टी डेल्टा एस बहुत ज्यादा है, ठीक है, या टी डेल्टा एस को हम कम कर देते हैं, टी डेल्टा एस को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। अगर टी डेल्टा एस निगेटिव होता है, क्योंकि अभी हमने देखा जब मॉलिक्यूल आकर सेटल हो रहा है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, तो डेल्टा एस रैंडमनेस कम हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रहा है मतलब डेल्टा एस क्या हो रहा है, निगेटिव। अगर डेल्टा एस निगेटिव है तो निगेटिव और ये निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। लेकिन हमको डेल्टा जी आंसर चाहिए निगेटिव में, तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास तो निगेटिव है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, जब दो पार्टिकल नजदीक आते हैं तो हीट रिलीज होता है, जब हीट रिलीज होगा तो डेल्टा एच निगेटिव रहेगा, तो डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव। ये बात आपको याद रखना है। तो ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके। और डेल्टा जी अगर जीरो है तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बस कंटिन्यू प्रोसेस में, कुछ पार्टिकल आ रहे हैं जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म यहां पर। तो इसी के ताल्लुक से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये हुआ एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस और उसका मैकेनिज्म।